बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर ऑफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एमए मेड लेवल के कोर्स कोड 6552 टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है किताब का ढांचा या साखत। किताब का ढांचा या साखत आमतौर पर दरसी कुतुब साखत के हवाले से मुंदरज इसमें तकसीम होती है। किताब के मुतालिफ इससे बड़े मौज़ूआत या दर्जों की पेश करते हैं। अबवाब काबिल शनाख्त बड़े मौज़ूआत के हमल होते हैं। यूएस टीचिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक दरसी कुतुब एक हफ्ते के काम के लिए होती है। मिसाल के तौर पर 2 क्लासेस और एक होमवर्क असाइनमेंट। यही वजह है कि बेशतर कुतुब 8 से 12 अबवाब पर मुश्तमिल होती हैं। अगर आप किताब किसी मदरसी प्रोफेसर को फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 अबवाब की ज़रूरत पड़ेगी। अहम ज़ैली वनात से मुज़य्यन मुख्तलिफ़ सेक्शंस बनाए जाते हैं जो कि अपनी आज़ाद हैसियत रखते हैं। ज़ैली हिस्से में वो तसव्वुरात और तरीक़ाए कार होते हैं जिनको सिखाना मकसूद होता है। अमेरिका दरसी कुतुब में किसी वजह से इन सेक्शन को गिनती की शक्ल में पेश नहीं किया जाता। हर सुर्खी जिसकी ज़ैली सुर्खी भी हो कम अज़ कम लाजमी तौर पर 2 अक़साम होती हैं, यानी किस बाब का सिर्फ एक सेक्शन नहीं होता बल्कि कम अज़ कम 2 सेक्शन रखे जाते हैं। बेशतर अहम तरीन दरसी कुतुब में हर शे को 3 या 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जबकि इसके साथ साथ इब्तिदाई या अख्तितामी भी शामिल किया जाता है। सुर्खी का अंदाज़ पब्लिशर की स्वाबदीद पर होता है, जैसे कि वह तमाम सुर्खियाँ बड़े हरूफ में भी तैयार करवा सकता है और सुर्खी की नंबरिंग भी कर सकता है। यूँ ढांचा साजी महज तदरीसी मसला नहीं रह जाती, इसके लिए कई मौक़े ऐसे आते हैं जिनको आप बैरूनी रुकावट से नबर आज़मा होने के लिए तदरीसी अक़ायद से हट कर इक़दाम करना पड़ते हैं। सुर्खी की शनाख्त ऐसी होनी चाहिए जो तसव्वुराती मुंतज़िम के तौर पर काम करे। साख़त इन मालूमात की कदर बताती है जो आप फ़राहम करने जा रहे थे, जबकि इन तनाज़ात का भी बयान करना जो कि आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के दरमियान इख्तियार करते हैं। हर बड़े हिस्से बाब सेक्शन और ज़ैली सेक्शन में मकाले का बयान फ़न तबात का इस्तेमाल करते हुए या फिर तारीफ़ी पैराग्राफ की शक्ल में पेश किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ़ ख़यालात और नकात को मालूमात के बामी टुकड़ों की सूरत में ग्रुप बनाकर पेश करना चाहिए। मौज़ूआत की नमो इंतहाई मुतवाज़िन होनी चाहिए जिसमें माक़ूल मालूमात शामिल हो। मिसाल के तौर पर छोटे तसव्वुर को ज़ैली सेक्शन की सतह पर को आधे से 1.5 सफ़े के दरमियान पेश करना चाहिए। दरसी कुतुब में मौज़ूआत यूँ मरबूत अंदाज़ में पेश किए जाने चाहिए कि वो एक दूसरे की रहनुमाई करें। दूसरे अल्फाज को यह कहा जा सकता है कि दरसी कुतुब को इंसाइक्लोपीडिया के अंदाज़ में न लिखा जाए। किताब में हर तब्दीली बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, यानी पेश किए जाने वालों से नए तसव्वुरात बड़ी सराहत के साथ पेश किए जाएँ। हर अहम मौज़ू की मिसाल और दीगर अमवार के ज़रिए वाज़ेह करना। हर मौज़ू के साथ एक ही मरतब सलूक किया जाए। दरसी कुतुब के अबवाब के अज्ज़ा का जायज़ा। बेशतर दरसी कुतुब बराह रास्त तरबियती मॉडल को ज़हन में रखकर तालीफ़ की जाती हैं, ताहम इनकी कोई ख़ास पाबंदी नहीं। आप ऐसे असातिज़ा को भी देख सकते हैं जो दीगर तदरीसी तरीक़ाए कार में मशगूल होते हैं और दरसी कुतुब का ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके बजाय मुख्तलिफ़ मैनुअल और आम तालीमी मतन के मजमूए को बरूकार लाते हैं। यानी ऐसी दरसी कुतुब जिसके बुनियादी अहदाफ़ तहक़ीक़ी यूनिवर्सिटी के तलबा होते हैं, टीचिंग कॉलेज के तलबा के मुकाबले में डिज़ाइन के इंतहाई मुख्तलिफ़ असूलों पर पेश किए जाते हैं। किसी भी मामले में अबवाब को ऐसे अमली अज्ज़ा से मुज़य्यन करना चाहिए जो तलबा को कम अज़ कम मतन को समझने में मदद फ़राहम करें। ये अज्ज़ा बसरी तौर पर भी पेश किए जा सकते हैं। सबसे पहले इसमें इब्तिदाइया है। इब्तिदाई में मज़मून, मरकज़ी ख़याल, मक़ासद, मौज़ूआत, अबवाब की तरतीब को बयान किया जाता है ताकि तलबा जान सकें कि वो बाब में क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्यों अगर आपके ना तरबियती असूलों की पैरवी करेंगे तो आप तवज्जो हासिल करने और तहरीक पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पहला मरहला फ़्रेम बनाना, तरतीब देने के लिए इक़दामात चाहिए। दूसरा मरहला और सबका इल्म याद आने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तीसरा मरहला मुख्तलिफ़ या मख़सूस किस्म के रवायती इब्तिदाई दर्ज होते हैं। इब्तिदाई की नुमाइश, अपमाश, तारुफ़, खाका, मुतवज्जो करने वाले सवालात, तालीमी अहदाफ़, किसी मसले का हल, मज़ीद बरां बाब और मुख्तलिफ़ अक़वाल और तस्वीर जैसे अज्ज़ा शामिल होते हैं। इख्तितामिया क्लोज़र बाब के इख्तितामिया पर तलबा को मौक़ा फ़राहम करना कि वह पढ़ाए गए मवाद का जायज़ा ले सकेंगे या फिर अपनी मालूमात को बहाल या वसी कर सकेंगे। चंद एक रवायती मख़सूस इख्तितामी दर्ज ज़ैल हैं: नताइज और ख़ुलासे, हवाला जात, तारीफ़ों की फ़हरिस्त, जायज़ा जाती सवालात, ज़ाती जायज़ा, छोटी मशक़ें, हक़ीक़ी मशक़ें, हक़ीक़ी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ। इंज़माम शुदा तदरीसी आलात मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को यकजा कर दिया जाता है। ये अज्ज़ा तालीम के दौरान मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मददगार होते हैं। मिसाल के तौर पर फ़हम हासिल करने की तजवीज़, तलबा से रद्द-ए-अमल लेना, अहम
ترین اجزاء کی نشاندہی کرتے ہوئے متن میں پیش کیے گئے مواد خلاصہ بیان کرنا طلباء کی مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مخصوص اجزاء ذیل میں دیے جا رہے ہیں۔ مختلف الفاظ کو موٹا کر کے پیش کرنا تاکہ وہ زیادہ موضوع ہو سکیں، حاشیے لکھنا جس میں پیراگراف خاص طور پر بیان کیے ہوں، فہرست پیش کرنا جس میں اہم نکات کی نشاندہی کی گئی ہو، خلاصے کے جدول اور گراف پیش کرنا، مختلف انواع کے علاجات جو کہ پڑھے گئے ہوں، آگے آنے والے متن کے حوالے سے معلومات تعلق فراہم کرنا، مطالعہ اور جائزے کے سوالات، تدریسی تمثیلات، یادداشتیں، اندرونی بناوٹ کے خطوط، اندرونی بناوٹ میں چاہے خاکے بنائے جائیں یا متن کے ٹکڑوں کو کس انداز میں ڈیزائن کیا جائے، یہ تدریسی طور پر طلباء کی توجہ اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اس سے تجسس بیدار ہوتا ہے، تحریک ملتی ہے، تنقیدی فکر اپنانے کا حوصلہ ہوتا ہے، نیز اس میں رد عمل پیش کرنے کا مسئلے کو حل کرنا اور عملی زندگی میں اصولوں کے اطلاق میں مدد ملتی ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے کچھ اجزاء دیے جا رہے ہیں۔ مسئلے کی وضاحت، مباحثہ، تاثرات، شخصی خاکے، ابتدائی ذرائع اور ڈیٹا ماڈلز، کیس اسٹڈی۔ ان 4 قسم کے اجزاء میں سے بعض کو ذیل مزید ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابواب: ابتدائیہ، بناوٹ، اختتامیہ۔ ابواب کے ابتدائیے پورے متن میں مستقل طور پر استعمال ہونے چاہیے۔ یاد رہے کہ ہموار ڈھانچے میں فرق ہمیشہ نمایاں نہیں ہوتا۔ بہتر طور پر لکھا گیا تعارفی متن جو عنوان بھی تعارف ہو، امتیاز واضح کیے بغیر پس منظر تعارف اور خاکے کا مرکب ہو سکتا ہے، لیکن غالباً ہر ایک کے لیے الگ پیراگراف کا استعمال زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ 1985 سے مقبول کتاب ایلسی نے اپنے تیسرے ایڈیشن میں باب کے تعارف کے ڈھانچے کے لیے 3 اجزاء پیش کیے جو یہ ہیں: موضوع اور تصور کی تعریف، 5 موضوعات کی فہرست، باب کا تائرانہ جائزہ۔ ذیل میں ابواب کے ابتدائیے کے حوالے سے مختلف اجزاء مزید تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ باب کا ابتدائیہ اور جائزہ۔ باب کے ابتدائیہ جائزے کو سرسری جائزہ بھی کہا جاتا ہے، البتہ اس کو معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ یہ اجزاء بنیادی تصورات خاکے کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں تاکہ متعلم یا قاری ضرورت معلومات سے آگاہی حاصل کر لے۔ ابتدائی جائزہ ذاتی نگرانی کے لیے بھی مؤثر ہوتا ہے۔ تعارف: باب اور سیشن دونوں کے شروع میں تعارف دیا جاتا ہے جس میں طلباء اور متعلمین کو بتایا جاتا ہے کہ موضوع کیوں اہم ہے اور مواد کس قسم کے تعلق رکھتا ہے۔ باب کا خاکہ: ابواب کا خاکہ ابتدائی جائزہ تعارف کا امتزاج اور تعارفی متن میں باب کے مواد کا جدول بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں سیکشن کے عنوانات کا بہتر چناؤ کیا گیا ہو تو یہ تعارفی متن باب کے خاکے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیکھنے کے مقاصد کو اوپر بتائے گئے اجزاء کے ساتھ ملا کر پیش کیا جاتا ہے، البتہ اہم ترین درسی کتب میں یہ عام طور پر علیحدہ بکس میں فہرست کی شکل میں دیے جاتے ہیں۔ متوجہ کرنے کے لیے سوالات کے لیے اریزر نے علمی اور تفہیمی سوالات کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہر باب کے آغاز میں طلباء کے سامنے ان بنیادی تصورات کی پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آگے آنے والے مواد کو سمجھنا آسان ہو۔ اس سلسلے میں ان موضوعات کے متعلق ابتدائی سوالات شامل کیے جانے چاہیے۔ کیس پرابلم 2 کام ہیں۔ یہ درسی کتب میں پیش کیے جانے والے مواد حقیقی زندگی کے معاملات میں تعلق قائم کرنے کے محرک بنتے ہیں۔ یہ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں جن کا بنیادی مقالے کا ڈھانچہ تشکیل دیا جاتا ہے یا پھر اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا میرا لیکچر جو اختتام ہوا، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔